पंकज जी ने वाकई गर्माहट ला दी है। पंकज जी ने बात को जिस ऊंचाई पर, ऊर्जा की जिस ऊंचाई पर छोड़ा है, मुझे लगता है कि वहां से शुरू करने के लिए मैं सर्वेश्वर की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। देहरी का दीप तेरा याद आने लग गया, देहरी का दीप तेरा याद आने लग गया, थाम ले कोई किरण की बाह मुझको थाम ले। देहरी का दीप तेरा याद आने लग गया, थाम ले कोई किरण की बाह मुझको थाम ले। नाम ले कोई कहीं से रोशनी का नाम ले, कोई कह दे दूर देखो टिमटिमाया दीप एक, कोई कह दे दूर देखो टिमटिमाया दीप एक। वो अंधेरे के मुसाफिर उसके आगे घुटने टेक, कोई कह दे दूर देखो टिमटिमाया दीप एक। वो अंधेरे के मुसाफिर, वो अंधेरे के मुसाफिर उसके आगे घुटने टेक। मुझे लग रहा है कि सर्वेश्वर पर बातचीत होते हुए ज्यादातर हम नई कविता का ही जिक्र करते हैं, लेकिन उनका रचना काल कम से कम 3 दशक का है, जिसमें नई कविता, सार्वत्रिक कविता और समकालीन कविता, ये तीनों ही काव्य आंदोलन आते हैं। तो उसके संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरी बातें बहुत बिखर जाएगी, या जो 2-3 पेज मैंने लिखा है वो पढ़ने में ज्यादा होगा। सर्वेश्वर का रचनात्मक जीवन 3 दशकों का है। जीवन के 3 दशक हिंदी कविता और भारतीय गणतंत्र के 3 सबसे उथल पथल भरे व्यग्र दशक हैं। आज हम उससे इतनी दूर आ चुके हैं कि सर्वेश्वर की कविता, वह काव्य परिवेश और उस दौर की राजनीतिक हालातों को वस्तुनिष्ठ तरह से देख सकते हैं। तो यह एक अवसर है कि हम 6वां दशक, साठोत्तरी कविता और 8वें दशक के काव्य परिवेश, कविता की सामाजिक राजनीतिक समझ और बृहत्तर राष्ट्रीय परिदृश्य पर बात करें, और यह भी कि हम आज उनसे क्या सीख सकते हैं कविता के लिए और इस गणतंत्र के लिए भी। सर्वेश्वर का पहला संकलन काठ की घंटियां का प्रकाशन 1959 में हुआ था। इसमें 1949 से लेकर 1957 तक की रचनाएं सम्मिलित हैं। मैंने इस संकलन का पहला संस्करण देखा है। इसमें कहानियां, कविताएं और उपन्यास तीनों संकलित हैं। बाद में जो संस्करण छपा उसमें सिर्फ कविताएं हैं। दूसरा संकलन बांस का पुल में 58 से लेकर 63 तक की कविताएं हैं। तीसरा संकलन एक चुनी नाव में 63 से लेकर 66 तक कविताएं हैं। चौथा संकलन गर्म हवाएं में 66 से 69 तक की कविताएं हैं। कुआनो नदी में 69 से 73 तक, जंगल का दर्द और खूंटियों पर टंगे लोग में 8वें दशक की कविताएं, पूरे दशक भर की कविताएं। मैं इन संकलनों के दशक का इस्तेमाल के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि सर्वेश्वर ने इसे इसी तरह से छपवाया है। हर संग्रह के शुरुआत में ये लिखा है कि कब से कब तक की कविताएं हैं। दूसरा इसलिए भी कि स्वातंत्र्योत्तर भारत के गणतंत्र के 1950 से लेकर 83 तक के शुरुआती 3 दशकों में गणतंत्र के अवधान, गैर कांग्रेसवाद की भावुक लहर और उसकी सांप्रदायिक परिणतियों का संदर्भ भी जहन में हम लोगों को बना रहे हैं। पहला, गणतंत्र की स्थापना की कोशिशें। दूसरा, गैर कांग्रेसवाद की उग्र और भावुक लहर। तीसरा, आज हम हमारे सामने जो उसकी सांप्रदायिक परिणति है, ये पूरा संदर्भ रहना जरूरी है। काठ की घंटियां और बांस का पुल की कविताएं मोटा मोटी नई कविता के परिवृत्त के भीतर की कविताएं हैं। इस काव्य वैभव के केंद्र में प्रेम की तीव्र कामना, आस्थाहीन अहम और मर्दित व्यक्ति मन है, जो प्रगीतात्मक शैली में व्यक्त होता है। इन संकलनों में वह नज़्मों और नवगीत की लोकोन्मुखी शैली में खुद को व्यक्त करते हैं। ज्यादातर लोग सर्वेश्वर की जिन कविताओं को पसंद करते हैं और सुनाते
सुनाते हैं वो उनके इन्हीं शुरुआती 2 संकलनों की कविताएं हैं, बांस का पुल और काठ की घंटियां से। और एक जिस चीज पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, मुझे लगता है कि नवगीत में काफी लोगों ने वो काम किया है, लोक गीतों की धुनों और उसकी शैली का इस्तेमाल किया है। सुहागिन का गीत एक गीत बहुत चर्चित है, लोग अभी गाते सुनते हैं। इसके अलावा चरवाहों का गीत, झूले का गीत, इस सीरीज में मुझे लगता है कम से कम 10 कविताएं हैं इन दोनों संकलनों में। और मुझे ध्यान आ रहा है इस तरह के गीत अगर किसी ने और हिंदी में लिखे तो बच्चन ने लिखे। 4 खंभे या 64 खूंटे, कुछ इस तरह, 4 तंबू 64 खूंटे जो उनका संकलन है। अवधी लोक गीतों के आधार पर इतनी खूबसूरत कविताएं इन 2 कवियों ने लिखी, इसका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे के संकलनों एक सूनी नाव और गर्म हवाएं में भावुकता, उदासी, अकेलापन, विद्रोह, बृहत्तर सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों में बदलता है। जो नई कविता में था शुरुआती दोनों कविताओं में, वो सूनी नाव और गर्म हवाएं तक आते आते बदल जाता है। और जब ये बदलाव होता है, और ये समय वही गैर कांग्रेसवाद की लहर वाला समय है, साठोत्तरी कविता का दौर है, जहां हर तरफ से ये दबाव पड़ रहा है कि नई कविता को अपने भीतर से बदलना है और बड़े सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों से खुद को जोड़ना है। तो जब अंतर्वस्तु कविता की बदल रही है तो उसकी पूरी शैली बदल रही है। अब पहले दोनों संग्रहों में नज्मों की जो है शैली में कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ गजलें हैं, लोक धुनों और व्यंग में ढलने वाली कविताएं हैं। पहले जहां लोक धुन थी कविताओं में, उन शैलियों को नकल किया गया था। अब यहाँ व्यंग है, जैसे चुपाई मारो दुल्हन, या क्या है झाड़े रहो महुआ, ऐसी दशाधिक कविताएं हैं इन दोनों संकलनों में। आप ध्यान दें तो नवगीत में जो कविताएं लिखी गई वो लोक धुनों के आधार पर लिखी गई। उसमें व्यंग, वो मारकता और किसी तरह की धार नहीं थी। लेकिन इन दोनों संकलनों में सर्वेश्वर न सिर्फ अंतर्वस्तु के स्तर पर बल्कि अपने शैली के स्तर पर भी और भाषा के स्तर भी खुद को बदल रहे। अगर तीसरा सप्तक में सर्वेश्वर के वक्तव्य और उन दोनों संकलनों को एक साथ पढ़ें तो साफ समझ में आता है कि वह नई कविता की भावुक, बिंब बहुल और जीवन के प्रति दार्शनिक आस्तित्विक प्रश्नों से निकलकर सामाजिक राजनीतिक प्रश्नों की तरफ बढ़ रहे हैं और एक मुखर बेचैनी से गुजर रहे हैं। जिस व्यग्रता, आक्रामकता और विद्रोह को साठोत्तरी कविता का एसेंस समझा जाता है, उसे 1959 में प्रकाशित तीसरा सप्तक के उनके वक्तव्य में महसूस किया जा सकता है। पहली बार जब मैंने तीसरा सप्तक में उनके वक्तव्य को पढ़ा तो मुझे उनका यह वक्तव्य तीनों सप्तकों में सबसे उग्र और अमेच्योर वक्तव्य लगा। लेकिन फिर जब सर्वेश्वर की सामाजिक नागरिक चिंताओं, बेचैनी और साठोत्तरी कविता के बारे में जानना और समझना शुरू किया तो यह एक नए अर्थ में खुलकर आया उनका वक्तव्य। कविता को जनता के बीच ले जाने की जैसी बेचैनी, अभी से पंकज जी कह रहे थे, कविता को जनता के बीच ले जाने की जैसी बेचैनी सर्वेश्वर में दिखाई पड़ती है, वैसी बेचैनी सिर्फ नागार्जुन में ही दिखाई पड़ती है। नागार्जुन के बाद सर्वेश्वर ही हैं जिन्होंने कविता को इस तरह लोक भंगिमाओं से जोड़ा और यही काम थोड़े अपरनिष्ठ ढंग से गोरख पांडे ने किया था। यही कारण है कि सर्वेश्वर की अनेक कविताएं जनगीत बन गई। अभी लड़ाई जारी है, घंत मन, क्या गजब का देश है, चुपाई मारो दुल्हन, मारा जाई कौआ, गरीबा का गेज, झाड़े रहो महगुआ, रंग तरबूजे का, राग दीन कल्याण, ऐसी अनेक कविताएं हैं। जब हम कविता को जन समाज से कटते जाने के लिए व्यथित होते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमने सर्वेश्वर के इन प्रयोगों से कुछ सीखा क्यों नहीं। आज जब राजनीति और प्रतिरोध के मोर्चे पर कविता के निष्प्रभावी होते जाने से परेशान होते हैं तो हमें यह स्वीकार करने का नैतिक बल होना चाहिए कि नागार्जुन
भवानी प्रसाद मिश्र और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जैसे कवियों के जनोन्मुखी काव्य प्रयोगों की उपेक्षा और महीन किस्म के आस्तित्विक प्रश्नों की स्थापना का ही यह परिणाम है। सर्वेश्वर में सौंदर्य, प्रेम और प्रकृति की छोटी छोटी मानवीय अनुभूतियों की कविताएं भी हैं। चांदनी की 5 परतें कविता पूनम जी ने पढ़ी, तुम्हारे साथ रहकर, माँ की याद, सिगरेट पीती हुई औरत, पत्नी की मृत्यु पर, ऐसी ढेर सारी कविताएं हैं। सबको बराबर होना चाहिए। सर्वेश्वर सप्तक के अपने वक्तव्य में कहते हैं कि शैली और शिल्प पर ही नहीं, शिल्प पर नहीं बल्कि उलझे हुए विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं। वो खुद के बारे में कहते हैं कि मैं शैली और शिल्प पर नहीं बल्कि उलझे हुए विषय वस्तु पर ध्यान देता हूं। सर्वेश्वर की कविता के बारे में यह बात बिल्कुल भी सटीक नहीं है। सर्वेश्वर के यहाँ वस्तु से ज्यादा उनका वास्तु भारी है, बल्कि अगर कविताओं को लिख लिया जाए तो उसे प्रमेय की तरह हल किया जा सकता है कि किस क्रम में, किस अन्वित में कहां पहुंचेंगे। इतना ठोस है उनका शिल्प। बस आप सर्वेश्वर के अधिसर्ग जनधर्मी कविताओं और नाटकों को देखें तो उनकी शैली बेहद सरल और प्रतीकात्मक होती है। उनमें अपेक्षित व्यंजना भले न हो, लेकिन उससे मारक क्षेत्र बढ़ जाता है। शैलीगत सरलता और धारणागत स्पष्टता ही इसका कारण है। अगर कविता की शैली सरल और स्पष्ट हो तो उसकी स्मरणीयता बढ़ जाती है। लोग उसमें अपनी सुविधा से जोड़ते, घटाते और बढ़ाते रहते हैं। यह शैलीगत सरलता और भाषिक सरलता लोक भंगिमाओं के साथ मिलकर विषय वस्तु को और प्रभावी तरह से और जनसंवादी कविताओं में बदल देती है। लेकिन इसकी एक सीमा है कि इससे राजनीतिक सरलीकरण भी होते हैं। जैसे सर्वेश्वर की शुरुआती जो गैर कांग्रेसवाद की लहर में लिखी गई कविताएं हैं, वो बहुत सपाट है, वो बहुत आसान है, उसे आसानी से समझा जा सकता है, बहुत लोकप्रिय है। लेकिन उसके पीछे की राजनीतिक समझ बहुत सपाट है। भेड़िया, काला तेंदुआ, गरीबी हटाओ, ऐसी तमाम कविताएं इसी तरह की है। और उसका परिणाम है और उसका प्रमाण है कि सर्वेश्वर अपनी कविताओं में आने वाले फासिज्म की आहट को कहीं महसूस नहीं कर सकते। कोई एक बड़ा कवि भविष्य में क्या कुछ घटने वाला है उसकी कुछ तो अनुभूति होगी, लेकिन सर्वेश्वर में कहीं नहीं है। लेकिन एक तीसरे तरह की कविताएं हैं जो उनके अंतिम दशक में लिखी गई कविताएं हैं, जो कुमानू नदी, जंगल का दर्द और खूंटियों पे टंगे लोग में संकलित कविताएं हैं, जिसमें गांव का सपेरा, भुजैनी का पोखर, इस तरह की कविताएं हैं। ये तीसरे चरण की कविताएं हैं जहां अपने समाज के अंतर्विरोध को बहुत वस्तुनिष्ठता से देखने की कोशिश की गई है। आप बिल्कुल मुझे लगता है कि पंकज जी याद कर रहे थे नगई महरा। भुजैनी का पोखर नगई महरा से पहले लिखी गई कविता है और उसी शैली की। तो